Hello everyone. Today we will start our Civics Chapter 6, the Indian Criminal Justice System. Starting is, what happens when you see someone breaking the law? You immediately think of calling the police. क्या होता है कि जब आप देखते हो कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, तो आपके माइंड में सीधी क्या सोचते हो कि पुलिस को बुलाया जाए. वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों सोचते हो? सीधा माइंड में एक ही क्वेश्चन क्यों आंसर क्यों आता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस को बताया जाए. दिस हैपन्स बिकॉज ईदर इन रियल लाइफ और इन फिल्म्स यू हैव सीन द पुलिस इंस्पेक्टर्स अरेस्टिंग क्रिमिनल्स. क्या है, हमने बचपन से ही छोटे होते ही यही देखा है कि एक्चुअल लाइफ में है, चाहे फिल्म्स मूवीज़ में हमने देखा है, चाहे आप कार्टून भी देखते हो तो उसमें यही देखते हो कि जब भी कुछ रॉन्ग होता है तो हम किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं. और पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है. किसको? क्रिमिनल्स को, जिसने क्राइम किया होता है. बट इंटरेस्टिंगली इट इज़ नॉट द पुलिस हु टेक्स डिसीजन अबाउट द पर्सन मिसडीड. पुलिस सिर्फ अरेस्ट करने का काम करती है. ये फाइनल करना कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है. तो ये कौन करता है? इट इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज इज़ गिल्टी और नॉट. इट मीन्स ये कोर्ट का काम है डिसाइड करना है कि वो क्रिमिनल है या नहीं, उसने गलती की है या नहीं है. ये कोर्ट डिसाइड करता है. एंड इन फैक्ट अ प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड. अब ये तो है नहीं कि सिर्फ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट ले गए, कोर्ट ने ऐसे डिसीजन ले लिया. बहुत काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता है. ये आप सबको पता है, मूवीज़ में, कार्टून्स में ये सब देखते हो आप लोग. बट हमारे लेसन में क्या गया है ये हम रीड करेंगे. दिस प्रोसीजर इज नोन एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. किसी भी पर्सन को क्रिमिनल प्रूव करने तक का जो सारा सिस्टम चलता है, दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हु इज चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी पर्सन को क्रिमिनल के लिए जब चार्ज किया जाए, यानी कि उस पर क्रिमिनल का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको एक चांस देना चाहिए फेयर ट्रायल का. यानी कि उसका फेयर ट्रायल, उसको सही में न्याय दिया जाए. सुनवाई जब होती है दो पर्सन से रिलेटेड, तो वो सुनवाई जो है वो फेयर की जानी चाहिए. यानी कि एक के पर्सन के फेवर में आप रिजल्ट दे दो, दूसरे की बिल्कुल ही सुनो मत. यानी कि दोनों ही साइड की सुनी जानी चाहिए. तो क्रिमिनल किसको कहा गया है? जो क्राइम कर रहा है. और कोई क्राइम करता है, कोई लॉ को ब्रेक करता है, पुलिस को बुलाता है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? द पुलिस. उससे पहले एक शॉर्ट में कार्टून फॉर्म में आपको एक स्टोरी दी गई है. क्या है ये? वन समर आफ्टरनून देर इज़ अ ह्यूज कमोशन एट द गोयल हाउस होल्ड. क्या है कि एक समर दोपहर गर्मियों की बात है कि गोयल हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था. मिस्टर गोयल सिस्टर्स शांति, मिस्टर गोयल की सिस्टर है शांति, हु हैज़ कम फ्रॉम मुंबई टू अटेंड अ वेडिंग, कुड नॉट फाइंड हर डायमंड नेकलेस. वो अपने भाई के घर शादी पे आई है, लेकिन उसको अपना डायमंड नेकलेस नहीं मिल रहा. तो उसका भाई से पूछ रहा है कि वेयर डिड यू कीप इट, तुमने ये कहाँ रखा था यस्टरडे. वो कह रहे कि कल रात को मैंने यहीं टेबल पर छोड़ा था, अब मिल नहीं रहा. हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. वो उसको डांट रहे कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, तुमने अपना डायमंड का नेकलेस यहाँ रख के छोड़ दिया. तो वो कह रहे कि डोंट वरी, इट मस्ट बी इन दैट रूम समवेयर, कि रूम में यहीं कहीं होगा, उसे ध्यान से चेक करो. वो कह रहे कि नहीं, मैंने सब जगह चेक कर लिया पर मेरा नेकलेस मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा. एंड शांति's हस्बैंड मिस्टर वर्मा थिंक्स दैट द नेकलेस इज स्टोलन. तो वो सोच रहे हैं कि शांति के हस्बैंड की शायद चोरी हो गया है, तो इट मस्ट हैव बीन स्टोलन. डिड एनीवन कम हियर. तो कह रहे हैं किसी तरह चुरा गया, क्या घर पे कोई आया था. तो कह रहे हैं कि हाँ, धोबी है हरी नाम से, वो हमारे घर पर आया था. तो वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, धोबी के घर जाते हैं. कौन? मिस्टर गोयल और मिस्टर वर्मा, उसके सिस्टर के हस्बैंड. दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं? धोबी घर. और क्या जाकर देखते हैं कि धोबी तो पैसे काउंट कर रहे हैं. तो वो धोबी, उनको वो अज्यूम कर लेते हैं, अपने आप ही आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, ये धोबी ने ही हमारा हार बेच कर ये पैसे इकट्ठे कर लिए हैं. तो व्हाट हैपन साहब, धोबी इन दोनों को देख के पूछता है भी क्या हो गया. तो वो कह रहे हैं कि, फिर वो बता रहा है कि आई हैव सेव्ड इट फ्रॉम माई आई हैव सेव्ड इट फॉर माई अर्निंग्स. मैंने अपनी अर्निंग से इसे सेव किया है, मैं जो कमाता हूँ उसे बचा बचा कर इकट्ठा किया है. बट वाई आर यू आस्किंग दैट, कि तुम ये पूछ रहे हो कितने पैसे कहाँ से आए. तो
वो कह रहे हैं कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए हो। तो वो उससे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने हमारे घर आए थे, तुमने हमारे घर से वो हार चुरा लिया है और वो बेचकर तुमने इतने पैसे लाए हो। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, मेरे को नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो वो उसको धमकी दे रहे हैं कि हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस ही तुमसे पूछताछ करेगी। तो आपने ऑलरेडी 7th क्लास में रीड किया है ना पुलिस के बारे में, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ पुलिस। 6th क्लास में पुलिस के काम क्या क्या होते हैं, ये आपको रिमेंबर होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है पुलिस के काम। द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द इन्वेस्टिग। पुलिस क्या करती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एनी क्राइम एंड अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर जो लॉ चलता है वो रिस्पॉन्सिबल है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहाँ जहाँ क्राइम हुआ है उसको क्रॉस चेक करने के लिए। एंड इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या सारा वो रिकॉर्ड रखते हैं इन्वेस्टमेंट का, विटनेस का, जो जो उनके पास एविडेंस होते हैं वो सबका रिकॉर्ड, क्राइम का, क्राइम से रिलेटेड जितने भी विटनेस और एविडेंस होते हैं उनका सबूत कौन इकट्ठा करके कौन रखता है, उनको पुलिस रखती है। पुलिस कैन टेक इनटू कस्टडी अ सस्पेक्ट फॉर क्राइम्स एंड सस्पेक्ट भी आ गया अभी उस पर, क्योंकि क्राइम अभी पे फिक्स नहीं हुआ, अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, इसलिए सस्पेक्ट कहा गया उसे कि उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं। चाहे उसने मर्डर किया है, रॉबरी की है, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, किसी भी तरह का जो भी उसने क्राइम किया है उसको अपने अंडर ले लेते हैं। एंड विदाउट टेकिंग प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कोर्ट। इसके लिए वो कोर्ट से कोई भी परमिशन नहीं लेते हैं। द पुलिस नीड्स अ वारंट टू अरेस्ट अ सस्पेक्ट फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस सच एज पब्लिक न्यूसेंस असल्ट एंड मिसचीफ। तो क्या उसको अरेस्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पुलिस क्या काम करती है कि क्राइम किया किसी ने, हम उसको इन्फॉर्म करते हैं, वो आती हैं, उस पर्सन को अरेस्ट करके लेके जाती है। इसके लिए उसको कोई भी कोर्ट से परमिशन लेने की नीड नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द पावर टू द पुलिस टू डिसाइड वट एवर वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो ये पुलिस का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो पर्सन क्रिमिनल है या नहीं है। एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे उसके अंडर रह करती है, उससे बाहर जाकर वो कोई काम नहीं कर सकती। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एन अरेस्टेड पर्सन। क्या क्या देती है, इस अरेस्ट पर्सन को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। टू बी इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड एंड राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। उसको पहले अरेस्ट करने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि किस बारे में उसको अरेस्ट कर रही है, क्या उसने किया है, एंड उसको क्या राइट है कि वो अपने लिए एक लॉयर ले सकता है अपनी मर्जी से। टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट होने से 24 घंटे से पहले। एंड नोट टू बी टॉर्चर्ड बाय। जब वो पुलिस कस्टडी में होता है तब उसको पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से मार नहीं सकती है। उसका जुर्म प्रूफ होने से पहले पुलिस उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। 15 ईयर्स से बिलो के जो बॉयज़ हैं या फिर वुमेंस हैं, वुमेंस किसी भी एज की हैं, पर बॉयज़ जो हैं 15 ईयर्स से बिलो के वो गया वो उनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं ले जाया जा सकता। बिसाइड डिस्कस द राइट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन अ सर्टेन प्रोसीजर नोन एज DK बासु गाइडलाइंस। क्या है ये, विच ऑल पुलिस ऑफिशल्स नीड टू फॉलो वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, डिटेंशन, इट मीन्स कीपिंग इन कस्टडी। उसको अरेस्ट करने से लेकर कस्टडी में लेने तक का, उस पर क्वेश्चनिंग करने तक का जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। क्या है, पुलिस पर्सनल हु मेक एन अरेस्ट और इंटेरोगेट अ सस्पेक्ट मस्ट वियर लिसिट प्रिसाइज एंड डिसर्मिनल आइडेंटिफिकेशन विद नेम एंड हर डेजिग्नेशन। यानी कि उसको सीधा सस्पेक्ट ये नहीं कह सकती कि आप क्रिमिनल हो, उसको ऐसा कुछ नहीं कह सकती है। अ मेमो कंटेनिंग डेट एंड टाइम टू बी अरेस्टेड। उसको अरेस्ट करने से पहले उसको एक मेमो यानी कि एक लेटर सा तैयार किया जाता है, इस पर डेट एंड टाइम जिस पर मेंशन होता है कि कब उसको अरेस्ट किया गया है, पुलिस कस्टडी में कब लाया गया। इट शुड बियर द साइन और एटलीस्ट वन विटनेस। उसके विटनेस के एक बार उस पर साइन होने जरूरी हैं, उसके रिश्तेदारों को भी वहाँ पे उसको पता होना चाहिए। इन केस द मेमो इज साइंड बाय समवन अदर। अगर किसी और के द्वारा साइन किया जाता है देन अ फैमिली मेम्बर देन द अरेस्टेड और डिटेन पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स। तो उनका क्या काम होता है, किसी और के द्वारा अगर साइन किए जाते हैं तो वो उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करता है कि हाँ जी आपके किसी मेम्बर को अरेस्ट करके ले जाया गया है। इफ़ फ्रेंड्स और फैमिली लिव आउटसाइड। अगर उनकी फ्रेंड या फैमिली उस शहर से, उस सिटी से,
उस स्टेट से बाहर रहती है, देन द पुलिस शुड इन्फॉर्म द टाइम प्लेस और अरेस्ट। तो पुलिस का काम होता है कि वो उसके मेंबर्स को, घर के जो मेंबर्स हैं उनको विद इन 8 to 12 आवर्स उनको इन्फॉर्म करें। तो फिर से आगे का सीन आ रहा है, मिस्टर गोयल विजिट द पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कि देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस वगैरह, कि मेरे घर में चोर आया है, उसने चोरी की है, वो धोबी है, उसको ये सब बता देते हैं। बट यू हैव टू लॉज द फर्स्ट FIR फर्स्ट। वो उसको बता रहा है पुलिस वाला कि आप पुलिस स्टेशन तो आए हो, मैंने आपकी बात सुन ली, बट आपको सबसे पहले FIR रिपोर्ट जो है दर्ज करानी पड़ेगी। FIR क्या होती है, याद करो, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। व्हाट इज़ एन FIR? FIR क्या है अभी बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है कि रिकॉर्ड के रूम में रखा जाता है कि जब कोई FIR, यानी कि मिस्टर गोयल के घर में ये चोरी हुई है तो वो रिपोर्ट दर्ज करवाने आएंगे, तो ये पूरी FIR के रिटर्न रूप में नोट की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर। ये चाहे लिख के दें मिस्टर गोयल, चाहे ओरली बताएं, बट पुलिस स्टेशन में अगर लिखनी नहीं आती है तो पुलिस स्टेशन में एक पर्सन बैठा होगा जिसको नोट करता है। तो क्या क्या नोट किया था, डेट, टाइम, प्लेस और ऑफेंस, भाई क्या किस दिन हुई थी, क्या टाइम था और जगह क्या थी। डिटेल डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑफ द इंसिडेंट, उसके बारे में सारी डिटेल दी जाती है। नेम एंड आइडेंटिफाई ऑफ द एक्यूज एंड विटनेस, कोई विटनेस है, कोई गवाह है, किसने ये सब क्राइम होते देखा हो तो उसके बारे में बताया था। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, और उसके बारे में भी जिसके बारे में ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जिसने चोरी की है या कोई और क्राइम किया होता है उसके बारे में सब कुछ बताना होता है। वेयर टू फाइल एन FIR कहाँ होती है, पुलिस स्टेशन में नोट करवाई जाती है। अंडर हुज जस्टिफिकेशन इन द क्राइम हैज़ अकर्ड, इट कैन बी गिवन इधर ओरली और रिट। अभी बताया मैंने आपको, ये ओरली या रिटर्न फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में दी जा सकती है। पुलिस स्टेशन में वो FIR नोट करवाने जाते हैं, ये सब वही सब नोट करवाता है, डेट, टाइम, डिटेल, पर्सन का नेम, अगर विटनेस है कोई तो वो सब नोट करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, रिफ्यूज़ल टू लॉज अ कंप्लेन, यानी कि कंप्लेंट को दर्ज कराने से मना करना। तो ये कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओ आप, वो मना नहीं कर सकते FIR राइट करने से। रिफ्यूजिंग टू फाइल एन FIR इज इलीगल अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इस अकॉर्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग FIR नोट ना करना इज इलीगल। इन द इवेंट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूजिंग टू फाइल एन FIR द इन्फॉर्मेंट, अगर वो मना करते हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है पर्सन भी, मेरी FIR नोट करने से मना किया गया, दैन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट और बिफोर ह्यूमन राइट कमीशन। या तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीधा डायरेक्ट जा सकता है या फिर ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं उसमें ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ जाके इसकी कंप्लेंट कर सकता है। वन द स्टेटमेंट ऑफ द अग्रेव पार्टीज रिकॉर्डेड, एक बार के FIR नोट होने के बाद तो पुलिस वाले क्या है, बाउंड हो जाते हैं कि उनको वो इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है। जब FIR नोट हो चुकी है, अगर नहीं होती तो वो बाउंड नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करें या ना करें, लेकिन एक बार जब नोट हो जाती है तो उनको इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती है, जिसके अंदर क्या करते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं, एविडेंस, रिकॉर्डेड एविडेंस जो भी मिले, चाहे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है विटनेस की, वो सब क्या है वो रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं। क्या है इसके अंदर, फिर अब क्या गया, FIR नोट हो गई, तब कहाँ गए, मिस्टर गोयल रिटर्न टू हरीज हाउस विद द पुलिसमैन, पुलिस के साथ हरी के घर पे आते हैं। द पुलिसमैन अरेस्ट हरी एंड टेक्स हिम अलॉन्ग विद द मनी फाउंड इन द हाउस, इन हिज हाउस, उसके घर में जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर पुलिस वाले क्या है हरी को अरेस्ट करके आ जाते हैं। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, दो तरह के केस होते हैं, बेल होने वाले और नॉन बेलेबल। यानी कि बेल होने वाले, जब एक पर्सन को अरेस्ट करके ले जाया गया है तो अगर उसके परिवार वाले, अगर बेल हो सकती है और वो बेल करवा सकते, इतने पैसे हैं उनके पास, तो जाके उस पर्सन को बेल करवा के, यानी कि कुछ चार्ज फिल करके कोर्ट के पास जाके उसको कुछ टाइम की मोहलत पर जेल से बाहर निकलवा के ले आते हैं बाहर। तो फॉर ऑफेंस दैट आर बेलेबल, जो बेल हो सकती है उनकी बेल की जाती है, और कुछ एक ऐसे केस होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, जिनकी बेल नहीं की जा सकती, यानी कि उनका क्राइम इतना बड़ा होता है कि उनको बेल भी नहीं मिलती है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, यानी कि लॉयर जो उनका केस लड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर जस्टिस सिस्टम, हमारे जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड एज फेलोनी कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, यानी कि उसको जब तक का उसका अपराध
उसका ऊपर साबित नहीं होता। व्हेन हरीज केस गोज टू कोर्ट्स, जब उसका हरी का केस कोर्ट में जाता है तो स्टेट वर्सेस, यानी कि उसको वहाँ स्टेट बोला जाता है, वर्सेस हरी। एंड नोट मिस्टर गोयल वर्सेस हरी। स्टेट कौन है? जिसने कंप्लेंट करवाई है, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्रिमिनल इज प्रोसिक्यूटेड पब्लिक, यानी कि दोनों के पास अपना एक लॉयर होना चाहिए। विदाउट लॉयर कोई भी नहीं होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग टू जस्टिस सिस्टम है कि दोनों को ही फेयर जजमेंट मिले। फेयर जजमेंट के लिए क्या है, दोनों के पास ही अपना अपना एक लॉयर होना चाहिए। अगर मिस्टर गोयल के पास है तो हरी को कौन है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट है डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर भी एक मेन रोल प्ले करता है किस लिए, फेयर ट्रायल के, ताकि दोनों ही पार्टीज को फेयर रिजल्ट मिले। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 के अंदर क्या, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑल द पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स टू डिफेंड बाय अ लॉयर। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि हमें एक लॉयर मिले जो हमें डिफेंड कर सके और हमारे फेवर में लड़ सके। तो यहाँ हरी का सीन आ रहा है फिर से। द पुलिस फाउंड सम मनी फ्रॉम योर हाउस, वो कह रहे हैं कि आपके घर से कुछ पैसे मिले हैं पुलिस को। टेल द कोर्ट वेयर यू गोट इट फ्रॉम, वो तुमने ये पैसे सब कहाँ से मिले हैं। तो हरी के केस में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट्स ऑल फैक्ट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, सारे एक्चुअल के जो एविडेंस है वो कलेक्ट करता है और पुलिस के द्वारा एग्जामिन किया गया जितने विटनेस हैं उनके बारे में सच्चाई बताता है क्या है। एंड मोreover if the accused does not have the resources to appoint a lawyer then the court, अब मैंने आप बताया था कि हरी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक लॉयर को अपॉइंट कर सकते। तो ये कोर्ट का काम होता है कि उसके लिए एक लॉयर अपॉइंट करे। एज पर आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी को अपने फेवर में लड़ने के लिए एक राइट दिया जाता है, जिसके लिए क्या है, कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोर्ट किसी के पास अगर लॉयर नहीं है तो कोर्ट प्रोवाइड करवाता है उसको लॉयर, किसके लिए, फॉर फेयर जजमेंट के लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है जज का रोल। जज का क्या रोल होता है, जज प्ले ए मोस्ट क्रूशियल रोल इन द होल जस्टिस सिस्टम। जितना भी जस्टिस सिस्टम चल रहा है, ये तो सब विटनेस चल रहा था, उसके एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे, वो रॉन्ग है या राइट है। पर अब जज का काम है कि एक्चुअल में वो सबकी सुने और ध्यान से सुनकर फेयर कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, ये सब देखते हुए वो फेयर जजमेंट दे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ फेयर एंड अनबेस्ड ट्रायल, यानी कि किसी भी का भी फेयर साइड ना लेता हुआ फेयर रिजल्ट दें। फेयर ट्रायल क्या होता है, जब कोर्ट में केस जा रहा है तो वहाँ उस पर्सन के कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन किसी को भी ना देखा जाए, सभी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हम हमारे जो ह्यूमन राइट्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, सभी इक्वल हैं। सभी जो है लो, आइज ऑफ लो, कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं। इसलिए कोई भी उसका कास्ट, क्लास, जेंडर कुछ भी ना देखा जाए, उसको सिर्फ एक क्रिमिनल के फॉर्म में देखा जाए या फिर देखा जाए उसने क्राइम किया है, इस तरह से देखा जाए और उसके बात सुनी जाए, विटनेस, एविडेंस, उसका सब कुछ देखते हुए उसके फेवर में या अनफेवर में जो भी है अच्छे से उसके एविडेंस को और विटनेस को सब कुछ देखते हुए जज या कोर्ट जो भी है रिजल्ट दे, यानी कि सभी को इक्वल समझे, उसके कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, जेंडर या रिलीजन के बेस पर उस पर कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि द राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ क्या है, सबको जिंदा रहने का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है। उसके लिए क्या है, एक फेयर ट्रायल इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को अपने आप को बचाने के लिए स्टेप उठाने चाहिए। उसके लिए क्या है, स्टेप कैसे उठाएंगे, अब ये तो है नहीं कि पुलिस से भाग जाएगा, उसमें क्या स्टेप है कि वो अपने लिए लोअर कर सकता है, लोअर नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको लोअर प्रोवाइड करवा रहा है और उसकी इक्वली सुनी जा रही है। अब एसेंशियल्स ऑफ अ फेयर ट्रायल क्या है, इसके अंदर क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं फेयर ट्रायल के लिए। द अक्यूज इज़ गिवन अ कॉपी ऑफ FIR, उसको FIR की कॉपी दी जाए, जिसने उसके जैसे हरी को एक FIR की कॉपी दी जानी चाहिए इसमें। द चार्जशीट एंड ऑल एविडेंस बेस्ड ऑन विच चार्जेस आर फ्रेम्ड, वो सारे उसमें चार्जशीट होनी चाहिए कि क्या क्या उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। फैमिली और फ्रेंड्स को वहाँ पर जब केस चल रहा है उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रायल इज़ हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज, उसके प्रेजेंस में सारा कुछ सुनवाई होनी चाहिए। अक्यूज को यानी कि अपराधी को एक लॉयर की तरह डिफेंड करना चाहिए, बचाव के लिए एक लॉयर होना चाहिए वहाँ पे, विच इज नेसेसरी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, और स्टेट के द्वारा जो वहाँ पे एक प्रेजेंट होता है उसको उसे डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, कि उसके पास भी एक लॉयर होना चाहिए।
ठीक है, ये यहाँ तक की थी। भी क्या क्या हमने सिस्टम पढ़ा, जजमेंट में क्या क्या सिस्टम चलता है कि पहले पुलिस आती है, एफआईआर नोट होती है, एफआईआर नोट होने के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल हमने दो चीज़ें पढ़ी कि बेल हो सकती है, किनकी बेल नहीं हो सकती है। देन लॉयर का काम आ गया, फिर जज का आ गया, फिर फेयर ट्रायल की बात होगी। अब हरी का केस चला था, अब देखते हैं कि हरी का केस का बना क्या। अब क्या है, हरी, नाउ लेट्स रिटर्न टू हरी स्टोरी। सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के जब हरी का केस चला होगा, वो तो इतनी सी बात थी कि भी उससे पूछा गया था कि आपके घर से पुलिस को पैसे मिले, आप ये सब पैसे कहाँ लाए। उसके आगे की स्टोरी क्या है, द कोर्ट अपॉइंटेड अ डिफेंस लॉयर। कोर्ट ने उसके लिए एक डिफेंस लॉयर अपॉइंट करवाया जिसका नाम है यामिनी जायसवाल। वो उसका कोर्ट लड़ रही है। तो यामिनी जायसवाल हरी से मिली, उसकी फैमिली से मिली, और उसने सारी जो कोर्ट को उसकी स्टेटमेंट थी उसको सारा को अच्छे से पढ़ा, एविडेंस को पढ़ा, तो सब डिसीजन लिया गया। तो इसके बाद क्या, एक लंबा केस चलता रहा। 2 महीने बाद फिर क्या बात आई, एक्चुअल में हुआ क्या था, जो मिस्टर गोयल की सिस्टर है, उन्होंने बाद में देखा था कि ऑर्नामेंट की शॉप पे देखा कि एक लोकल पॉन ब्रोकर यानी कि जो साहूकार होता है, जो किसी चीज़ के बेस पर पैसे देता है, उसके वहाँ पे अपना सेट देखा। तो उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि 2 यंगर बॉयज़, 2 छोटे लड़के ये मेरे पास बेच गए हैं, वो मेरे उसके बिहाफ पे मुझसे पैसे ले गए। तो उनको बाद में इन्वेस्टिगेशन पर नहीं पता चला कि वो मिस्टर गोयल के बेटे का फ्रेंड थे 2, जो गलत संगति में पड़ गए थे, इन हु हैड फॉलन इनटू बैड कंपनी, जो एक बुरी संगति में पड़ गए थे। और उन्होंने फिर क्या, उनको पैसों की नीड थी, तो वो उसी दिन सेम डे जिस दिन धोबी घर गया था, उसी दिन वो लोग भी उसके घर पे गए थे। किसके घर पे, मिस्टर गोयल के घर पे गए थे। तो उन्होंने वहाँ क्या किया, उन्होंने देखा कि टेबल पर हार पड़ा, तो उन्होंने चुपके से नज़र बचाते हुए, सबकी से नज़र बचाते हुए उस हार को चुरा लिया था। ठीक है, उसके बाद प्रूव हो गया कि हाँ ये हरी ने काम नहीं किया, ये चोरी नहीं किया। उसके बाद कोर्ट क्या कह रही है, हरी यू आर नाउ फ्री, यू आर हैली एक्विटेड ऑफ द चार्ज फाइल्ड अगेंस्ट यू बाय मिस्टर गोयल, द पुलिस विल रिटर्न द मनी रिकवर्ड फ्रॉम योर हाउस। वो कह रहे हैं कि जो पैसे पुलिस ने तुम्हारे घर से मिले हैं, वो पुलिस तुम्हें वापस दे देगी। तुम पर एक झूठी चार्जशीट हुई थी, गलतफहमी हो गई थी, और जो पैसे तुम्हारे पुलिस ने उठाए वो तुम्हें वापस कर देगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, पहले खुद ट्राई करना उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।